Is my screen visible? Yes, sir. So, आज हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले 2 क्लास में फैक्ट्स का बेसिक्स, उसका बेनिफिट्स क्या है, why do we use, what are the needs of these facts devices, हम लोग ये देख चुके हैं। वहां पर हम लोग देखे थे कि स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कि एक लाइन में जो पावर फ्लो हो रहा है, तो लाइन को हम लोग यूटिलाइज करेंगे अप टू देयर थर्मल लिमिट। We can increase the stability, we can increase the power transfer capability, and to enhance the controllability of the line। ये सब के लिए हम लोग फैक्ट्स डिवाइस को यूज किए थे। मोस्टली ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी उसको इंप्रूव करने के लिए, वोल्टेज स्टेबिलिटी उसको इंप्रूव करने के लिए, फिर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ये सब कुछ। उसके बाद लूप फ्लो ना आए, या फिर एक नया लाइन हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए तो मेरा नया सर्किट ब्रेकर का जो कॉस्ट उसको कम करने के लिए, ये सब बहुत कुछ हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक शांत कंपेंसेटर, एक शांत फैक्ट्स डिवाइसेस विल हेल्प इन दिस थिंग। मतलब हम लोग तो बोल दिए कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इज गेटिंग इम्प्रूव, ज्यादा पावर जा रहा है, तो कैसे एक जेनरेटर से पावर ट्रांसफर हो रहा है टू द लोड। बट द थिंग इज दैट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं ये तुम लोगों को बोले हैं ऑलरेडी कि दिस फैक्ट्स डिवाइस कांट डिलीवर एनी एक्टिव पावर। ये फैक्ट्स डिवाइस कोई एक्टिव पावर डिलीवर नहीं कर सकते। तो कैसे एक लाइन में जो पावर फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ओके, ये सब हम लोग देखेंगे। सो पहले लेट अस सी नाउ द शांत कंपेंसेटर, or shunt fax devices, it is classified or it is categorized as SVC, static var compensator, and static synchronous compensator, STATCOM। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि what are the objectives of shunt compensation। What are the objectives? Let us see. Here it is written that the ultimate objective of applying reactive shunt compensator is to increase the transmittable power। हम लोग देखेंगे कि how it is getting increased। जो पावर जनरेटिंग स्टेशन से जा रहा है, जो पावर यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से लोड में जा रहा है, ये पावर दैट P इक्वल्स टू P मैक्स साइन डेल्टा, उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे एनहांस कर रहे हैं। ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो पावर ट्रांसमिशन इंप्रूव हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसके इफेक्ट क्या है। इसका इफेक्ट है कि मेरा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इंप्रूव हो रहा है, मेरा वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट इंप्रूव हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो रहा है, ये सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा है। कौन सा 2 पॉइंट? सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट अस mark again for you. First, it is written that if this shunt compensator is used at midpoint, okay, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि the ultimate objective of applying reactive shunt compensator to increase the transmittable power, ओके, टू इंक्रीज द ट्रांसमिटेबल पावर। ओके, मतलब जो ट्रांसमिटेबल पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर दैट दिस var कंपेंसेशन, तो ट्रांसमिटेबल पावर इंप्रूव होगा। वन थिंग इज दैट द ट्रांसमिटेबल पावर और द पावर दैट इज गेटिंग डिलीवर्ड फ्रॉम जनरेटर टू द लोड, ये इंप्रूव होगा। वन सेकेंड, मेरा वोल्टेज लेवल और वोल्टेज रेगुलेशन that is getting improved। voltage regulation, okay, voltage regulation मतलब मेरा सप्लाई एंड में सोचो मेरा वोल्टेज है 1 पर यूनिट, सप्लाई एंड में मेरा वोल्टेज है 1 पर यूनिट, लेकिन कोई भी फैक्ट्स डिवाइस हम लोग नहीं यूज किए तो मेरा लोड एंड में हो सकता है वोल्टेज लेवल फॉल हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन, इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो हम लोग ये शांत फैक्ट्स डिवाइस को मिड पॉइंट पे यूज करेंगे। मिड
मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो मेरा दो चीज होगा, वन इज ट्रांसमिटेबल पावर इंप्रूव होगा एंड वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा, और लाइन के एंड में हम लोग यूज करेंगे तो मेरा वोल्टेज इंस्टेबिलिटी ये प्रिवेंट होगा, दूसरा मेरा पावर ऑसिलेशन एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इसमें इंप्रूव होगा। जैसे कि what I am trying to say here, let us show you by adding one page. Yeah, is my note visible or not visible? Yes sir. देखो, if we use this shunt, suppose ये मेरा generator system है, उसके बाद this is my transmission line, and after that we have a distribution thing and so many things, then we have load. Okay? If we put the shunt FACTS device at the midpoint, suppose at the midpoint of this line, we put here, it is a shunt FACTS device, here we are putting this thing here, then what will happen? Then two things will happen. One is that voltage का जो लेवल था, voltage drop हो रहा था, that will नहीं होगा, that means voltage regulation will be improved, voltage regulation will be improved. That means मैंने पहले देखे थे कि voltage magnitude and line length for we know, ये हम लोग पावर सिस्टम में पढ़े, थोड़ा याद करो कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड के साथ लाइन लेंथ का मेरा कोई ग्राफ रहेगा तो मेरा सर्ज इंपेडेंस लोडिंग के लिए ऐसा फ्लैट लाइन ऑफ द वोल्टेज था, दैट इज फॉर सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, लेकिन मेरा ओवरलोडिंग के लिए ये वोल्टेज ऐसा फॉल करता था, ओवरलोडिंग के लिए, दिस इज फॉर ओवरलोडिंग, लोड ज्यादा है तो मेरा वोल्टेज ऐसा फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन इफ वी यूज द FACTS डिवाइस at the midpoint of the line segment or the line, then ऐसा वोल्टेज मैग्नीट्यूड फॉल नहीं करेगा, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है that will be just like almost close to flat voltage, almost close to flat voltage, ठीक है। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव मतलब वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस, रिडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, रिडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, रिडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। एंड सेकेंड इज हम लोग देखेंगे कि मेरा ट्रांसमिटेबल पावर मतलब द पावर दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर, जनरेटर स्टेशन से जो पावर जा रहा है दैट इज PE, वी कैन राइट P max sin डेल्टा, ये वाला जो पावर है दैट ट्रांसमिटेबल पावर विल बी enhanced और increased, ये दो चीज होगा, और ट्रांसमिटेबल पावर इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, दैट मींस द मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन, क्योंकि मेरा पावर तो ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम पावर ये भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम पावर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन विल बी इंक्रीज्ड, So these two are the benefits if we put the FACTS device at the midpoint. Okay, it is the midpoint advantage. Now you can ask me that why sir, why midpoint, why not any other point? See, हम लोग दो चीज देखे क्या कैलकुलेशन करके, जो रिसर्चर्स है वो लोग दो चीज देखे, एक why midpoint, if I write the point why midpoint, हम लोग दो चीज देखे क्या, फर्स्ट जो वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज सैग, डिफरेंट वोल्टेज क्वालिटी प्रॉब्लम, वी कैन से इन जनरल डिफरेंट वोल्टेज क्वालिटी प्रॉब्लम लाइक वोल्टेज सैग। वोल्टेज सैग का मतलब जो वोल्टेज लेवल मेरे को होना चाहिए, मेरे पास जितना वोल्टेज लेवल होना चाहिए उससे कम आ रहा है वोल्टेज, मेरे पास सपोज 230 वोल्टेज का वोल्टेज लेवल मेरे घर में आना चाहिए, लेकिन मेरे पास आ रहा है 150 वोल्टेज या फिर 110 या फिर 90, कम हो गया। ओके,
for short duration, for very short duration, it may be suppose within 1 minute, 1 minute के लिए, अब 1 मिनट के लिए भी वोल्टेज फॉल हो जाएगा तो मेरा टीवी जो चल रहा था, मेरा जो काम चल रहा था, वो सब बंद हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज सैग, the effect of voltage sag, or we can say in general voltage quality issue, voltage quality problem, okay, जो क्वालिटी मुझे चाहिए वो मेरे को नहीं मिल रहा है, problem is observed more at the midpoint, at midpoint, कि मिड पॉइंट पे ये ऑब्जर्व किया गया है, ये हम लोग देखे कि मिड पॉइंट पे ही ज्यादा प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया जाता है, एंड मिड पॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो मेरा एंड में भी, मतलब मेरा जो एंड यूजर है, मेरा जो लोड है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है, अब हम लोग देखें कि ठीक है चलो मेरे पास फैक्स डिवाइस है, तो मैं उसको कहां पर ऐड करूं ताकि मेरा ये सब प्रॉब्लम ना आए, वोल्टेज का इशू ना आए, मेरा पावर जितना कैपेबिलिटी, मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक मेरा इंक्रीज हो जाए, तो मैं उसको कहां पर यूज करूं, ठीक है। तो हम लोग देखें कि एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस की है, डिफरेंट कंप्यूटेशन जो प्रोसेस होता है, रिसर्चर्स उन लोगों ने किए, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस किए, उसके बाद पता चला कि आफ्टर रिसर्च कि the optimized location, optimized matlab the better, the best, you can say the best location for this thing, the best location, optimized location, or we can say the best computed location that we have found is at midpoint, okay, ताकि मेरा दो तीन एडवांटेज जो फैक्ट्स का मिल रहा है मिड पॉइंट में कनेक्ट होने से मेरे को मिल जाए। सो दैट इज व्हाई द मिड पॉइंट, व्हाई मिड पॉइंट, ओके। नाउ क्या मैं एंड पॉइंट पे, मतलब एंड मतलब जो लाइन का एंड है उसमें कनेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, या ऑब्वियसली होगा। तो जैसे पहले हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट एडवांटेज लिखे थे, हम लोग एंड पॉइंट एडवांटेज भी लिख सकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, एंड पॉइंट एडवांटेज, एंड पॉइंट मतलब जो फैक्ट्स डिवाइस है दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। तो क्या होगा, अच्छा, अप टू दिस एनी डाउट प्लीज टेल मी, मिड पॉइंट एडवांटेज, अच्छा ये कैसे होगा, क्यों होगा, अब हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे, लेकिन एनी इसमें कोई डाउट, ये छोटा सा थ्योरी है, कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट इज दैट द एंड पॉइंट एडवांटेज, एंड पॉइंट में हम लोग यूज करेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा दो तीन एडवांटेज यहाँ पर भी है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ वोल्टेज, प्रिवेंशन ऑफ वोल्टेज जो हम लोग अभी बुक में ही देखे, प्रिवेंशन ऑफ वोल्टेज इंस्टेबिलिटी, मतलब जो वोल्टेज इंस्टेबिलिटी है, जो वोल्टेज फॉल, वोल्टेज कोलैप्स हो सकता है, और वोल्टेज कोलैप्स वी कैन से, ठीक है, इसको अवॉइड किया जा सकता है हम लोग एंड पॉइंट में कनेक्ट करेंगे तो। या फिर जो पावर सिस्टम ऑसिलेशंस होता है, पावर सिस्टम ऑसिलेशंस, उसको डैम्प किया जा सकता है। पावर सिस्टम ऑसिलेशंस मतलब जो मेरा सिंक्रोनस जनरेटर, वी हैव सिंक्रोनस जनरेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसका स्पीड है ns, एंड जो रोटर है उसका भी स्पीड ns है। सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो हो सकता है मेरा रोटर का जो स्पीड है ns से थोड़ा वेरी कर गया, थोड़ा ऑसिलेट करना चालू हो गया, ठीक है, रोटर का स्पीड। अब रोटर का स्पीड थोड़ा ऑसिलेट करेगा तो उसका इफेक्ट कहां पर आएगा, उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी में आ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशंस हो सकता है, रोटर एंगल ऑसिलेशंस will be converted into the electrical frequency oscillations that we should study in the stability part, okay, stability studies में ये है जो dynamic stability, that is the oscillations। तो इन पॉइंट में हम लोग देखें कि it will damp out those oscillations, it will damp out those oscillations। अब हम लोग इसका भी देखेंगे कैसे ये डैम्प आउट कर रहे हैं those oscillations, okay, damp out the power system oscillations, also it can enhance the transient stability, both मिड पॉइंट में भी हम लोग यूज करें या फिर एंड पॉइंट में हम लोग यूज करें, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट को उसको वो लोग एनहांस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी चैप्टर बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी चैप्टर, ठीक है। सो दोज आर द एडवांटेजेस फॉर शंट फैक्ट्स डिवाइसेस। राइट नाउ हम लोग देखेंगे कि
ठीक है सर, हम लोग एडवांटेज देख लिए, अब हम लोग को जानना है कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। ओके, लेट अस सी। देखो, इज माय पीडीएफ विजिबल? Yes, sir. Okay, let us show you the midpoint voltage regulation for the line segmentation. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इतना लंबा सा लाइन है तो कहां पर मिड पॉइंट, मतलब मुझे मिड पॉइंट ढूंढना है उसके बाद लगाए? नहीं, उसमें भी हम लोग एक चीज कर सकते हैं जो मैं आगे जाके बोलूंगा। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट है लाइन का, हम लोग टोटल एक लाइन पकड़ लिए कि छोटा सा ही लाइन है जितना भी, उसको हम लोग मिड पॉइंट में हम लोग एक पैक्स डिवाइस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, दिस फिगर, दिस इज कॉल्ड, हम लोग ये जानते हैं कि जब पावर सिस्टम स्टेबिलिटी या फिर जो भी पावर सिस्टम 2 हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब हम लोग देखे थे कि एक पावर सिस्टम को हम लोग एक 2 मशीन सिस्टम मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मशीन सिस्टम मॉडल मतलब यहाँ पर एक जो वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज, उसको हम लोग एज अ वोल्टेज सोर्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, उसको भी एज अ वोल्टेज सोर्स हम लोग यूज कर सकते, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 मशीन मॉडल, दोनों मशीन हो गया, दोनों वोल्टेज सोर्स हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अस सी। यहाँ पर आते हैं, फिर हाँ देखो, so this is the 2 machine system. This one is a 2 machine model. Okay, 2 machine model, 2 machine system model. इसमें क्या है, नॉर्मल, दिस साइड वोल्टेज इज Vs एंड दिस साइड वोल्टेज इज VR एंड Vs। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं होता है, हम लोगों का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, हम लोगों का एंगल भी होता है। हम लोग क्या लिए, जो मिड पॉइंट वोल्टेज नॉर्मल, यहाँ पर सोचो ये जो लाइन है, मैंने जो 2 मशीन मॉडल दिखा है, इसमें कोई फैक्स डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है, इसमें कोई भी फैक्स डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ये नॉर्मल एक सिस्टम है जिसमें मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है और लाइन का रिएक्टेंस है। मतलब इट इज सिंपली one machine reactance and then another machine. This is simply a model. This model, ये मॉडल को हम लोग क्या लिए कि मिड पॉइंट वोल्टेज लेने के लिए ये जो लाइन का रिएक्टेंस है, हम लोग टोटल एक्स रिएक्टेंस है, इसको हम लोग ऐसे दिखा दिए कि चलो ठीक है, दोनों साइड सेम कर देते हैं, यहाँ पर x/2 कर लेते हैं, इधर मिड पॉइंट कर देते हैं और इधर अगेन x/2 कर लेते हैं, फिर जनरेटर, इधर मेरा वोल्टेज हो जाएगा Vs, इधर मेरा वोल्टेज हो जाएगा VR। एंड इसमें हम लोग नाम दे दिए कि दिस इज सेंडिंग एंड दिस इज मिड पॉइंट, सो x/2 इस वैल्यू का नाम दे दिए XSM, एंड SM मतलब सेंडिंग टू मिडिल एंड देन मिडिल टू रिसीविंग एंड, x मिडिल टू रिसीविंग एंड, एंड दोनों का वैल्यू जस्ट इक्वल, इट इज x/2, इट इज x/2, इक्वल वैल्यू। ओके, एंड ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, मॉड ऑफ Vs इक्वल टू मॉड ऑफ VR इक्वल्स टू मॉड ऑफ V, ये हम लोग एज्यूम कर लिए। दिस इज वन एजम्पशन, दिस XM is x/2, XMR is x/2 also, and the system is totally lossless. Lossless means no R, no resistance, no R. Okay, no resistance. Okay, any doubt? तो सर इसमें करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना इसमें? हाँ, नहीं, दोनों वोल्टेज तो current, सेम कर। हाँ देखो, करंट फ्लो करेगा, ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा या क्यों करेगा? देखो, दोनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एंगल का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। ये यस AC सर। है, ये हाँ। AC है, ठीक है, एंगल का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। और एंगल हम लोग कैसे लिए, ये जो मिड पॉइंट है इसको रेफरेंस मान लिए। सपोज मिड पॉइंट को रेफरेंस मान लिए, मतलब यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, एक सेकेंड, जैसे ये फिगर, हाँ इस फिगर को मैंने और एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है मेरा VM, ठीक है, इसका मैंने सोच लिया VM, इसका एंगल 0 डिग्री, ठीक है।
अब VS का जो मेरा VS का जो है, VS का जो फेज एंगल है, इट इज लीडिंग बाय डेल्टा बाय 2, इट इज डेल्टा बाय 2। अच्छा चलो इसको और एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज मैं तुमको दिखा देता हूं इसके साथ ही, तो सही रहेगा। देखो मैंने जो टू मशीन मॉडल लिए, ये था उसका बेसिक मॉडल, ये था राइट। दिस इज द VS एंड दिस इज द VR, दिस इज अ फेजर, ओके, वोल्टेज फेजर। फेजर मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल है, ठीक है। अब एंगल क्या लिए हम लोग, एंगल ऐसे लिए कि VR इज लैगिंग, VR, दिस इज VR इज लैगिंग बाय VS, तो मतलब VR, दिस वोल्टेज इज लैगिंग बाय VS by angle what, delta, by angle delta. So we can draw this phasor diagram, this is VS, this is VR and this angle is delta। ये हम लोग लिख सकते हैं, तो can we draw this, is it okay? लैगिंग मतलब VR लैग कर रहा है डेल्टा एंगल से, तो VR will be clockwise as per convention, as per sign convention, VR clockwise। So okay, we can write this। नाउ इसका मिड पॉइंट वोल्टेज क्या होगा, फिर इन दोनों के मिड पॉइंट में आएगा, दिस इज द मिड पॉइंट वोल्टेज VM, राइट? यस सर। हाँ, तो दोनों में एंगल क्या हो गया, डेल्टा बाय 2 एंड डेल्टा बाय 2। यस सर। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, यहाँ पर मैंने लिया था V इज डेल्टा एंड VR 0, मतलब VR 0 मतलब VR को रेफरेंस मान लिए थे एक्स एक्सिस में, फिर VS डेल्टा मतलब पॉजिटिव डेल्टा मतलब लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये फेजर मिल गया, इसको ही मैंने सिर्फ थोड़ा घुमा दिया, मतलब VM को मैंने रेफरेंस ले लिया, VS को ले लिया इधर और VR को ले लिया इधर, तो मेरा क्या हुआ, ये डेल्टा बाय 2 था, ये डेल्टा बाय 2 था, एंगल सेम, लेकिन VM क्या हो गया, अभी रेफरेंस में चला गया, तो VM 0 और VR क्या हो गया, VM के थ्रू माइनस डेल्टा बाय 2, VS क्या हो गया, प्लस डेल्टा बाय 2। इज इट ओके? मैंने थोड़ा ये फिगर को थोड़ा घुमा दिया और कुछ नहीं किया, थोड़ा घुमा दिया, घुमा के क्या किया ना, VM को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो VM का एंगल हो गया अभी 0। VR क्या हुआ, VR देखो VM से डेल्टा बाय 2 लैग कर रहा है, VR इज लैगिंग बाय एंगल डेल्टा बाय 2, तो लैगिंग मतलब माइनस एंड डेल्टा बाय 2 एंगल, एंड VS क्या है, VS देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो VS क्या कर रहा है, VS मेरा इस 1 सेकेंड, इस पॉइंट पे देखो VS क्या कर रहे हैं, VS VM से डेल्टा बाय 2 लीड कर रहा है, तो VS इज लीडिंग मतलब पॉजिटिव बाय VM एंगल डेल्टा बाय 2। इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो हम लोग पिछले यहाँ पर चलते हैं, सो हम लोग सिंपली उसको ही हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, VM this one and this one, this is for VR, this is for VS, this is delta by 2 and this is minus delta by 2, this one। and दोनों में ड्रॉप क्या आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज ड्यू टू द करंट इज फ्लोइंग I, तो यहाँ पर ड्रॉप होगा IXM JIXM, एंड यहाँ पर ड्रॉप क्या होगा, JI into XMR। ओके, हेलो? यस सर। हाँ, ये लाइन ड्रॉप, दिस इज द लाइन ड्रॉप, बीच में, ये बीच में लाइन ड्रॉप, VS से हम लोग VM में जा रहे हैं, तो क्या है फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला है VM प्लस JI इंटू XM इक्वल्स टू VS। तो इसको देखो, दिस अच्छे से एक बार यहाँ पर देखो, दिस, मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, दिस VM प्लस JIXM इक्वल्स टू VS, सेम यहाँ पर, और मैं बोल सकता हूँ VR प्लस JIXM इक्वल्स टू मेरा VM, सो दिस VR प्लस JIXM इक्वल्स टू VM। ओके, सो यहां से हम लोग देख सकते हैं, फाइन। अब थोड़ा कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन हम लोग
अब चेक कर लेते हैं क्या कैलकुलेशन है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर अलग कर देता हूँ सेपरेटर से। देखो मेरा सेंडिंग एंड अपरेंट पावर, सेंडिंग एंड अपरेंट पावर क्या होगा, SS इक्वल्स टू VS इंटू आई स्टार, सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू ऑब्वियसली आई कंजुगेट, दिस इज अपरेंट पावर, वी नो द फॉर्मूला, सिंपल अपरेंट पावर। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VS। VS हम लोग यहां से पता चल गया कि VS का वैल्यू है मैग्नीट्यूड मॉड V, मैग्नीट्यूड मॉड V एंड एंगल इज डेल्टा बाय 2। सो VS इक्वल्स टू मॉड V डेल्टा बाय 2। एंड व्हाट इज I, I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है दिस सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रिएक्टेंस। सो सेंडिंग एंड वोल्टेज इज VS डेल्टा बाय 2 minus VR angle minus delta by 2 divided by jx. Now what is the conjugate? हम लोग कंजुगेट कर लिए तो मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन एंगल जो है कंजुगेट मतलब जस्ट एंगल ऑपोजिट हो जाएगा, जो प्लस एंगल था वो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आई कंजुगेट। ओके देखो VS एंगल माइनस डेल्टा बाय 2 माइनस VR एंगल डेल्टा बाय 2 डिवाइड बाय ये माइनस JX। ओके J का मतलब क्या है, J का मतलब 90 डिग्री एंगल, ठीक है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस J हो गया, कंजुगेट लगा लिए तो माइनस J हो गया। इज इट ओके? यस सर। ओके अब we know that A angle theta equals to A cos theta plus J sin theta. We know this formula. Simply उसको ही हम लोग यूज किए कि VS का मैग्नीट्यूड ले लिए V और जो माइनस डेल्टा बाय 2 ले लिए कि cos डेल्टा बाय 2 माइनस J sin डेल्टा बाय 2, एंड यहाँ पर प्लस डेल्टा बाय 2 है इसलिए cos डेल्टा बाय 2 प्लस J sin डेल्टा बाय 2 और बीच में माइनस एंगल, ठीक है, और नीचे माइनस JX। तो इसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा ये क्या हुआ माइनस J sin डेल्टा बाय 2 यहाँ पर रह गया, लेकिन देखो V cos डेल्टा बाय 2 माइनस V cos डेल्टा बाय 2 ये कट हो गया, ये काटने के बाद मेरे पास नीचे माइनस JX ऊपर माइनस कट होके ये आ गया। तो व्हाट इज I कंजुगेट, I कंजुगेट इक्वल्स टू 2V sin डेल्टा बाय 2 डिवाइड बाय X। ओके check it. यस सर। now S equals to we know V into I conjugate, so V का वैल्यू हम लोग बोल दिए यहाँ पर mod V into डेल्टा बाय 2 और I conjugate का वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल दिए ऐसे। फिर यहाँ पर V का वैल्यू ऐसे सेम प्रोसेस में लिख लिए कि V cos डेल्टा बाय 2 प्लस J sin डेल्टा बाय 2, ओके, इनटू यहाँ पर जैसा था सेम। अब मैंने क्या किया कि V, सो इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके आया कि 2V स्क्वायर बाई X 2V स्क्वायर बाई X इंटू cos डेल्टा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा बाई 2 प्लस 2V स्क्वायर बाई X इंटू J इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, एंड वी नो 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, सो 2 cos डेल्टा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू साइन 2 इंटू डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू साइन डेल्टा। सो यहाँ पर मिल गया V स्क्वायर बाई X साइन डेल्टा प्लस J, अब we know 2 sin square theta equals to 1 minus I think cos 2 theta, this is the formula. So 2 sin square delta by 2 equals to 1 minus cos 2 into delta by 2, that is 1 minus cos delta. Okay, check it. यस सर। Yes. So and S equals to P plus JQ, so P हो गया मेरा V square by X sin delta and Q हो गया मेरा V square by X 1 minus cos delta। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो पावर सिस्टम 1 में हम लोग किए थे पावर एंड क्यू का एक्सप्रेशन, उसको उसके उस प्रोसेस से भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग को ये मिल गया कि वी नो दिस थिंग P is equal to sending end voltage magnitude into receiving end voltage magnitude divided by X into साइन डेल्टा। सेम फॉर्मूला मिल गया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो V स्क्वायर बाय X साइन डेल्टा एंड Q इज इक्वल टू दिस। एंड नाउ इफ वी प्लॉट दिस देन क्या होगा, देखो इफ वी प्लॉट द पावर, एक्टिव पावर, देन व्हाट विल हैपन, वी नो
1 second, I am having a call. 1 second just. Okay, now हम लोग का, हाँ, so जो p is equal to v square by x sin delta, इसका हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये बहुत जाना पहचाना प्लॉट है, p versus delta. This is the sine curve. This is the sine curve, and we know that delta having pi by 2, sorry, delta having pi by 2, we are having the p max, maximum. So this is the p max sin delta, p max sin delta. Okay, and sin delta का maximum value pi by 2 पे होता है, so this is p max into sin delta. Okay, is it known to all? And if we plot the q, जो reactive power का प्लॉट है, रिएक्टिव पावर का प्लॉट है, हेलो, तो the plot of reactive power is this thing. If we plot this, q equal to v square by x into 1 minus cos delta, and we know at delta equals to pi, cos delta का वैल्यू क्या होगा, delta pi equals, तो cos delta क्या होगा if delta equals to pi, बोलो, cos pi क्या है, -1, हाँ -1. अच्छा, यहाँ पर देखो p का जो मैक्सिमम p max, उसका वैल्यू क्या था, v square by x. p max जो होगा, दिस p max equals to v square by x. अच्छा, डेल्टा इक्वल्स टू पाई, में -1, तो 1 minus of -1, that is 2, so 2 v square by x. So at delta equals to pi or 180 degree, it is 2 v square by x. It is 2 v square by x. So the plot of q and the plot of p is like this. Okay. तो सर दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन लॉक हो गया है. स्क्रीन लॉक हो गया. Okay, let me share again. 1 second. यस सर, अभी आया. देखो अभी मेरा नोट आया. यस सर. ओके, देखो, सो यहाँ पर p इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई x, p मैक्सिमम एट डेल्टा इक्वल 90. सेम q का वैल्यू जो q मैक्स आएगा, q 2 v स्क्वायर बाई x q मैक्स, दैट इज एट डेल्टा इक्वल टू पाई. ओके, समझ गया ये? यस सर. सो कैसे ये फॉर्मूला आया एंड कैसे ये प्लॉट आया, हम लोगों को पता चल गया कि डेल्टा इक्वल्स टू पाई, q का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, दैट इज 2 v स्क्वायर बाई x. फाइन. नाउ व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेंज? व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ डेल्टा? मेनली हम लोगों को पता है कि डेल्टा इक्वल्स टू 90 तक हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर हैविंग स्टेबिलिटी मार्जिन, हम लोग एक ज्यादा स्टेबिलिटी मार्जिन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा का ऑपरेटिंग रेंज हम लोग रखते हैं कि 35 to 45 इस बीच रखते हैं. ठीक है, सो हाउ कैन वी इंप्रूव द स्टेबिलिटी मार्जिन? मतलब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि p इक्वल्स टू p max sin delta. Okay, and we are operating, suppose we are operating at this point, suppose we are operating at this point, ये ग्रीन वाला डॉट, एट दिस पॉइंट वी आर ऑपरेटिंग. सो बाकी जितना एंगल है डेल्टा से, दिस डेल्टा से जितना एंगल है, इट इज माय स्टेबिलिटी मार्जिन. इट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी मार्जिन. वी कैन से हम लोग इस ग्रीन पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मार्जिन है इतना.
नाउ हाउ कैन वी इंप्रूव द मार्जिन? हम लोग ये जो स्टेबिलिटी मार्जिन है कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं? कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं? देखो, सपोज मेरा फॉर कांस्टेंट पीई, सपोज पी इज फिक्स्ड, जो पावर डेवलप हो रहा है, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, पी दैट इज फिक्स्ड. इफ वी इंक्रीज पी मैक्स तो क्या होगा? मेरा साइन डेल्टा डिक्रीज होगा. P इज कांस्टेंट, P मैक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन डेल्टा डिक्रीज होगा. साइन डेल्टा फॉल कर रहा है मतलब डेल्टा भी फॉल कर रहा है. इफ डेल्टा फॉल करेगा तो मेरा डेल्टा मार्जिन इक्वल्स टू जो 90 माइनस डेल्टा, ये डेल्टा फॉल कर रहा है तो डेल्टा मार्जिन इंक्रीज होगा. समझे या नहीं समझे? दोबारा बताओ. हाँ सर, फिर से एक बार। ठीक है, देखो, सपोज मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट हियर P versus delta curve में मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट सपोज दिस पॉइंट, दिस ब्लैक, दिस पॉइंट, दिस इज माय ऑपरेटिंग पॉइंट. ओके, यहाँ पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ डेल्टा जीरो पे. आई एम ऑपरेटिंग एट डेल्टा जीरो, इट इज माय इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट. नाउ व्हाट इज माय मार्जिन? स्टेबिलिटी मार्जिन. दैट मुझे पता है कि मैक्सिमम लिमिट, हम लोग स्टेडी स्टेट लिमिट, स्टेबिलिटी लिमिट जब पढ़े थे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस जब हम लोग पढ़े थे, तब हम लोग को पता चल गया था कि मैक्सिमम हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू 90 तक जा सकते हैं. दैट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर. दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर अप टू डेल्टा इक्वल 90 तक. ठीक है, सो I am operating at delta zero. So what is my margin as per angle? Stability margin. मुझे पता है कि मैं 90 तक मैं काम कर सकता हूं और मैं ऑपरेटिंग पॉइंट है मेरा डेल्टा जीरो. सो दिस इज माय डेल्टा मार्जिन. बाकी जितना भी रिमेनिंग एंगल है दैट इज माय मार्जिन. इज इट ओके? मैं डेल्टा मार्जिन डेल्टा कैसे ले मार्जिन रहे हैं? मतलब जो स्टेबिलिटी मार्जिन, मतलब डेल्टा मार्जिन मतलब मैं सपोज मैं 45 डिग्री एंगल पे काम कर रहा हूं. मैं 45 डिग्री एंगल पे काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा एंगल मैक्सिमम 90 तक जा सकता है, कि 90 तक उस लाइन पे मेरा एंगल जा सकता है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं 45 तक. तो कितना मेरे पास लिमिट है? मतलब सामने सोचिए खाई है, खाई के मैं 10 किलोमीटर या फिर 10 फीट आगे मैं खड़ा हूँ, 10 फीट आगे मैं खड़ा हूँ, तो मेरा कितना मार्जिन हो गया उसमें? खाई से मेरा मार्जिन कितना है? 10 फीट. वो वाला गैप, मैं जहां पर खड़ा हूँ मेरा एंगल है डेल्टा जीरो और मेरा खाई है 90 डिग्री पे. तो कितना मेरा मार्जिन है ताकि मैं खाई से ना गिर जाऊं, मेरा सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए?